अस्सलाम वालेकुम नाइन्थ क्लास। बेटे लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था, हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था फोर्स। ठीक है, फोर्स क्या चीज़ थी? एनी पुल और पुश। ठीक है, कोई भी पुल और पुश और कोई भी ऐसा एक्सटर्नल सोर्स जिससे आप किसी भी बॉडी की पोजीशन जो है, रेस्ट पोजीशन को चेंज कर सको, उसको हम लोग क्या कहते थे? फोर्स कहते थे। ठीक है, तो फोर्स को हमने दो मेन क्लासेस में डिवाइड किया था। एक आपकी थी कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी और एक थी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो थी वो बहुत सारी टाइप्स की थी। फर्दर आगे वो सारी की सारी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ाई थी, उनकी डेफिनेशंस भी बताई थी और उनकी एग्जांपल्स भी मैंने आपको समझाई थी। आज बेटे हमने नेक्स्ट कैटेगरी उसी की पढ़नी है। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमने खत्म कर ली थी, आज हम पढ़ेंगे नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ठीक है, non-contact forces defined as the forces between two adjacent objects which are not in physical contact. The non-contact forces can work from a distance. That is why they are sometimes called action at a distance. They are always a field linked with non-contact forces. Due to its property, non-contact forces are also called field forces. A few examples of non-contact forces are described below. इससे पहले बेटे मैंने आपको पढ़ाया था कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के साथ कोई ताल्लुक रखना, कोई राब्ता रखना। ठीक है ना। कॉन्टैक्ट फोर्सेस में मैंने आपको बताया था जब कोई सी भी दो चीज़ें जो हैं, जब उनका आपस में कोई कॉन्टैक्ट होता है तो जो वो फोर्स क्रिएट होती है वो क्या थी? वो कॉन्टैक्ट फोर्स। लेकिन ये यहाँ पे हम लोग जो चीज़ पढ़ रहे हैं बेटे, ये क्या है? ये वो फोर्स है जो दो ऑब्जेक्ट के दरमियान में होती है, लेकिन इनके दरमियान में कोई भी कॉन्टैक्ट यानी कि राब्ता या ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, यानी कि नॉन कॉन्टैक्ट जो फोर्सेस हैं वो वर्क करती हैं एट ए डिस्टेंस, फासले से भी काम कर लेती हैं, दूर से भी काम कर लेती हैं, इनका आपस में कोई लिंक नहीं होता। इसी बेसिस पे हम इनको एक्शन एट ए डिस्टेंस भी कहते हैं, यानी कि एक्शन जो है वो डिस्टेंस से, फासले से भी एक्शन हो रहा है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि दोनों चीज़ें जो हैं वो एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट रखेंगी तो फोर्स क्रिएट होगी या फोर्स जो है वो रिक्वायर्ड होगी। इसीलिए जो है इनको हम लोग बहुत सारी चीज़ों को इस फील्ड में जो फील्ड लिंक हैं, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं। इनकी इस प्रॉपर्टी की वजह से बेटे इनको हम लोग फील्ड फोर्सेस भी कहते हैं। इनकी कॉमन एग्जांपल्स जो हैं वो बहुत सारी हैं और ये सारी हम अभी डिटेल से पढ़ते हैं। पहली आती है आपकी ग्रेविटेशनल फोर्स। An apple falling down from a tree is one of the best example of gravitational force. When we throw an object upward, it is the gravitational force of the earth that bring it back to the earth. In fact, gravitational force is an attractive force that exists along all bodies which have mass. It is a long-range force given by the Newton law of gravitation, where m1, m2 are the two masses apart. G is the gravitational constant. Its value 6.67 into 10 raised to power minus 11. The sun gravitational force keep the earth and other planets on our solar system in fixed orbit. Similarly, the gravitational force of the earth keep the moon in its orbit. It also keep the atmosphere and ocean fixed to the surface of the earth. Even an object resting on the surface exerts a downward force called its weight due to the attractive force of the earth known as gravity. बेटे मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। व्हाट इज ग्रेविटेशनल फोर्स? देखो बेटे, कोई भी अगर एप्पल है, अगर ट्री है, ट्री लगा जिसमें बहुत सारे एप्पल हैं, जब भी कोई एप्पल ट्री से गिरता है तो वो एप्पल हवा में तो उड़ के कभी भी नहीं जाता बेटे, वो हमेशा डाउनवर्ड गिरता है। वो डाउनवर्ड क्यों गिरता है? कभी आपने ऑब्जर्व किया? कभी आपने उसको समझने की कोशिश की? बेटे वो एप्पल क्यों गिरता है? बोले। अर्थ जो है ना, ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट करती है। शाबाश, अर्थ की ग्रेविटी उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। अर्थ के अंदर एक फोर्स है बेटे, उस फोर्स का नाम है ग्रेविटेशनल फोर्स। वो उस एप्पल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, इसलिए एप्पल की डायरेक्शन जो है वो हमेशा डाउनवर्ड होगी। अब अगर आप गौर करो तो देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस हैं, यानी कि एक दूसरे से कॉन्टैक्ट नहीं कर रही एक दूसरे के साथ। वो तो एप्पल तो ऊपर था, जमीन के साथ तो नहीं लगा था, लेकिन वो फिर भी जमीन की तरफ मूव कर रहा था ना। तो ये कौन सी फोर्स हुई? इस फोर्स का नाम क्या हुआ? इसका हमने नाम रख दिया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसी तरह अगर आप कोई बॉल पकड़ते हो, बॉल को आप ऊपर की तरफ उछालते हो, यानी कि आपने उसकी डायरेक्शन क्या है, वो क्या रखी हुई है? वो रखी हुई है अपवर्ड। अपवर्ड फेंकोगे लेकिन फिर भी उसके अंदर वो एबिलिटी होगी कि वो किसकी तरफ आएगा? बॉल वो दोबारा अर्थ की तरफ ही आएगा। और क्यों आएगा? वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से आएगा। ठीक है, अर्थ की ग्रेविटी को न्यूटन ने एक लॉ जो है ना इसका बनाया था, उसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं बेटे। और उसकी वैल्यू क्या थी? उसकी वैल्यू थी, ये मैं आपको बताती हूँ, उसकी वैल्यू बेटे ये थी, जो न्यूटन का लॉ था वो था F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय r2।
ये एक लॉ है, ये न्यूटन ने लॉ दिया था ग्रेविटेशन का, इसको कहते हैं न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। जी इसमें क्या है, जी जो है बेटे इसमें कांस्टेंट है, जी जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, इसको कहते हैं कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन, और इसकी एक फिक्स वैल्यू है, दैट इज 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, ये इसकी वैल्यू है, ये कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू हमेशा यही रहनी है, और ये आप लोगों ने लर्न कर लेनी है, याद कर लेनी है, आगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में होगी। ये क्या लॉ है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये न्यूटन ने दिया था। इसकी इक्वेशन क्या है, ये मैंने लिख दी है। इसमें जी का मतलब क्या होता है, ये क्या है, ये कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट को कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन कहते हैं, ये इसकी वैल्यू है। आगे दो चीजें दी हुई है, एक m1 है और एक आपके पास m2 है। ये क्या है, m1 जो है दो डिफरेंट चीजें जो डिफरेंट डिस्टेंस पे प्रेजेंट थी, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, एक एप्पल हो गया, एक अर्थ हो गया, तो दो मासेस हुए ना, तो बेटे ये एक ऑब्जेक्ट का मास है और ये दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है, डिवाइडेड बाय आर। आर क्या चीज है बेटे, आर रेडियस है, क्या है, आर रेडियस है। ये आपने अच्छी तरह से इक्वेशन जो है ये याद रखनी है, ठीक है। फिर हमने एक और चीज़ पढ़ी कि जो अर्थ की जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मून को भी अपने ऑर्बिट पर रखती है, ठीक है, ये भी आपने ये बात याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हर बॉडी, हर ऑब्जेक्ट जो है वो एक डाउनवर्ड फोर्स के साथ नीचे जा रहा है, तो हर ऑब्जेक्ट जो है जो रेस्टिंग पोजीशन पे भी है ना, वो एक डाउनवर्ड फोर्स क्रिएट कर रहा है। उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, वेट कहते हैं। तो आपने वेट जो है वो भी याद रखना है। फिर जो जिस बॉडी का भी वेट है, कोई भी वेट है, सपोज वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो डाउनवर्ड जो वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, जो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उस डाउनवर्ड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसको हम लोग कहते हैं ग्रेविटी, ठीक है। तो आपने वेट की डेफिनेशन भी करनी है और आपने ग्रेविटी की डेफिनेशन भी याद करनी है। W जो है किसी बॉडी का जो वेट है ना, वो किसके इक्वल होता है, मैस इंटू जी, m इंटू जी। m क्या होता है उस बॉडी का मैस, और g की वैल्यू मैंने कल भी बताई थी आपको 9.8 है, या आप लोग 10 भी उसको राउंड ऑफ करके कर सकते हो। क्लियर हो गया, आगे चलें। अगली फोर्स हमारे पास आती है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्ट बिटवीन टू चार्ज ऑब्जेक्ट, द ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर एंड सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर एज शोन इन द फिगर। Like gravitational force, electrostatic force is also long range force. बेटे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होती है, ये वो फोर्स जो दो चार्ज ऑब्जेक्ट के दरमियान में होती है। बेटे चार्ज ऑब्जेक्ट क्या होते हैं पता ही है ना, जिनके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। तो जो ऑपोजिट चार्ज ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हमेशा एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, जबकि जो सिमिलर चार्जेस वाले ऑब्जेक्ट होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक दूसरे को रिपल करते हैं, एक दूसरे के पास नहीं आते बल्कि एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं, ठीक है। यानी कि जो सिमिलर चार्जेस हैं वो एक दूसरे के पास आएंगे, ऑपोजिट चार्जेस एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो बेटे क्या हो गया कि वो ऑब्जेक्ट जो ऑपोजिट चार्ज हैं, जब वो एक दूसरे के बिल्कुल साथ आके कोशिश करेंगे दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की, तो जो उनके दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी, हालांकि वो दूर भी होंगे ना, तो वो क्या करेंगे, वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे, कॉन्टैक्ट में नहीं है। ये तो पहले पता चल गया कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि वो एक दूसरे के पास अट्रैक्ट होने की कोशिश करेंगे। तो ऐसी फोर्स जो दो चार्ज पार्टिकल को एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट करती है, उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटे, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और ये फोर्स जो है ये भी लॉन्ग रेंज फोर्स होती है, इनके दरमियान में, यानी कि डिस्टेंस है, एक ऑब्जेक्ट दूर है और एक और उससे, मतलब दोनों के दरमियान में डिस्टेंस है, दूर दूर है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट फोर्स जो हमारी थर्ड फोर्स आती है, थर्ड फोर्स इज नॉन एज मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? इट इज द फोर्स विच अ मैग्नेट exert on other magnets and magnetic material like iron, nickel and cobalt. You might have observed that iron pins attracted in the presence of a magnet without any physical contacts. Magnetic force between the poles of two magnets can be either attractive or repulsive. This can be observed very easily by bringing different poles of two magnets close to each other. Like poles repel and unlike poles attract each other. बेटे अगली फोर्स जो मैं आपको अभी जिसको मैंने रीडिंग की है, डैट इज मैग्नेटिक फोर्स। व्हाट इज मैग्नेटिक फोर्स? नाम से पता चल रहा है, इट इज अ फोर्स, ये वो फोर्स है जो मैग्नेट एग्जर्ट करते हैं, ठीक है, ऑन अदर मैग्नेट। एंड जो मैग्नेट
एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट पे जो फोर्स एग्जर्ट करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं बेटे मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। मैग्नेट ये फोर्स दूसरे मैग्नेट के ऊपर भी एग्जर्ट कर लेता है या फिर डिफरेंट टाइप के मटेरियल्स, कौन से मटेरियल्स, आयरन, निकल और कोबाल्ट के बने हुए मटेरियल्स पे भी अट्रैक्ट करता है। फॉर एग्जांपल देखो, अगर बेटे आपके पास इस तरह मैग्नेट हो और एक और मैग्नेट हो, ये हालांकि इनके दरम्यान में डिस्टेंस और दूर दूर रखे हों, तो फिर भी ये दोनों मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होने की, जुड़ने की कोशिश करेंगे। इसी तरह अगर आप मैग्नेट के पास कोई भी मटेरियल जो कि आयरन का बना हो, कोबाल्ट का या निकल का बना हो, फॉर एग्जांपल आपके पास नेल्स यानी कि कील हो, आपके पास पेपर पिन्स हो, ड्राइंग पिन्स हो, अगर वो आप रखोगे, एक डिस्टेंस पे भी रखोगे ना, तो वो फौरन से पहले आपके मैग्नेट के साथ आके अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो वो फोर्स जो इन पिन्स को फोर्स कर रही है कि इसके साथ जाके अटैच हो जाए, उस फोर्स को हम लोग क्या करते हैं, क्या कहते हैं बेटे, मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स जो है ये दो तरह की होती है, ये अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैग्नेट के ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। साउथ पोल है, ये देखो आपकी डायग्राम में बना हुआ है, ये नॉर्थ पोल हमेशा दूसरे मैग्नेट के साउथ पोल की तरफ अट्रैक्ट होगा और जो इसका साउथ है ये दूसरे के नॉर्थ पोल की तरफ जो है वो अट्रैक्ट होगा। क्लियर हो गया? इसका मतलब हो गया, जो बात मैंने बताई है कि टू डिफरेंट पोल ऑफ मैग्नेट जो है वो क्लोज टू ईच अदर होते हैं। यानी कि अगर मैं यहाँ पे कोई और मैग्नेट रखूंगी ना, वो इसकी तरफ तब अट्रैक्ट होगा जब यहाँ पे उसका साउथ पोल और यहाँ पे उसका नॉर्थ पोल होगा, यानी कि साउथ नॉर्थ की तरफ और नॉर्थ साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता है। ठीक है, लाइक पोल्स जो हैं वो रिपेल करते हैं, यानी कि वो अट्रैक्ट नहीं होते, एक दूसरे से दूर होते हैं, और अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट हो गया। क्लियर होगी ये फोर्स भी। नेक्स्ट फोर्स पे हम चलते हैं बेटे। नेक्स्ट फोर्स है हमारी स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स। नाम से पता चल रहा है न्यूक्लियर। These are also non-contact forces between the subatomic particles. We will study these forces in the next section. स्ट्रॉन्ग एंड वीक न्यूक्लियर, न्यूक्लियर मीन न्यूक्लियस, यानी कि एटम का सेंटर पार्ट न्यूक्लियस है ना, वहां पे भी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो ऑपोजिट आइंस में, ऑपोजिट मॉलिक्यूल्स में, यानी कि दो न्यूक्लियस है, एक के अंदर पॉजिटिव आइन है, एक के अंदर नेगेटिव आइंस है, तो वो भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये इन फोर्सेस को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस कहते हैं। न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये वीक भी होती हैं और ये अट्रैक्ट भी होती हैं। ठीक है, वीक भी होती हैं और स्ट्रॉन्ग भी होती हैं। तो ऑपोजिट फोर्सेस, जो ऑपोजिट आइंस हैं उनके दरमियान में जो फोर्स होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी। ठीक है, ये आपने जो है इसको अच्छी तरह करना है। हम लोगों ने अपना फोर्स जो है आज कंप्लीट कर लिया। फोर्स की हमने आगे फर्दर जो है मैंने बताया था दो कैटेगरीज में हमने इसको डिवाइड कर दिया था, एक नॉन कॉन्टैक्ट थी और एक कॉन्टैक्ट फोर्सेस थी। कॉन्टैक्ट फोर्सेस नाम से पता चलता है जो एक दूसरे से के कांटेक्ट में, यानी कि साथ मिलने से जो है प्रोड्यूस होती हैं। उनमें ड्रैग आ गया था, थ्रस्ट, नॉर्मल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, टेंशन फोर्स और इलास्टिक फोर्स आई थी बेटे। फिर जो हमने आज पढ़ा था डैट इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस। ये टोटल 4 फोर्सेस जो हैं हमने आगे इनकी टाइप्स पढ़ ली थी। पहले मैंने आपको ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था, उसको मैंने आपको जो है उसकी डेफिनेशन बताई थी, फिर मैंने आपको उसकी इक्वेशन बताई थी, इक्वेशन की मैंने फिर आगे डेरिवेशन बताई थी सारी, और एंड तक मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया था बेटे। उसमें हमने वेट और ग्रेविटी की डेफिनेशन भी कवर कर ली थी। फिर आगे हम लोग पहुंचे थे इलेक्ट्रोस्टैटिक के दरमियान में, वो मैंने आपको बता दिया था कि जो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान में होती है। फिर मैग्नेटिक फोर्सेस हमने पढ़ी थी जो कि मैग्नेट की वजह से प्रोड्यूस होती हैं, जो मैग्नेट एग्जर्ट करता है दूसरे मैग्नेट के ऊपर या मटेरियल्स के ऊपर। ठीक है, फिर हमने स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स एंड पे पढ़ ली थी। ये वो फोर्स है जो कि सब एटॉमिक पार्टिकल, यानी कि जो एटम के सब एटॉमिक पार्टिकल्स है ना, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इनके दरमियान में जो है सारी जो है न्यूट्रॉन में, इलेक्ट्रॉन में, प्रोटॉन में जो फोर्सेस होंगी वो हमने कहा था न्यूक्लियर फोर्सेस हैं। ठीक है, और न्यूक्लियर फोर्सेस को फर्दर हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, 1 इज स्ट्रॉन्ग एंड 1 इज वीक। तो आज बेटे हमने ये वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए बेटे आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में मैं आपको फंडामेंटल फोर्सेस जो है वो पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़ बेटे।